हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री बाय निखिल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उपिंदर सिंह की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 6 सिटीज, किंग्स एंड रिनंसिएशन। इस चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है रिनंसिएटरी ट्रेडिशन। इस वीडियो में आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में उपिंदर सिंह मैम डिस्कस करती हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा जो ट्रेडिशंस इमर्ज कर रहे थे या रिलीजन्स आप कह सकते हैं या फिलॉसफीज जो इमर्ज कर रही थी उनके बारे में उपिंदर सिंह मैम इस टॉपिक में बताती हैं। फॉर इंस्टेंस आजीविकास, लोकायत्स, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो उपिंदर सिंह मैम इस टॉपिक में बताती हैं कि किस तरह से 6th सेंचुरी बीसी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सो 6th सेंचुरी बीसी इन इंडिया विटनेस द सेकेंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें देखने को मिलता है जब सिटीज डेवलप हो रही थी। सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें महाजनपदास के टाइम पर या आप कह सकते हैं 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पर देखने को मिलता है। लेकिन इसी टाइम पर जब सिटीज आ रही थी, मटेरियल लाइफस्टाइल आ रहा था, लग्जरी और मटेरियलिज्म काफ़ी ग्रो कर रहा था, तभी हमें ऐसे भी आइडियाज देखने को मिलते हैं जो कि रिनंसिएशन की बात करते हैं। रिनंसिएशन ऑस्टेरिटीज यानी कि त्यागने की बात करते हैं, सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि किस तरह से हमें जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें हैं, जिस जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, इन सबको हमें रिनंसिएट यानी कि इन सबको त्यागना है, इन सबको छोड़ना है। तो ये जो ट्रेंड था, ये जो सोशल फिनोमेना था रिनंसिएशन का, ये कैसे ग्रो होने लगा, इसके बारे में उपिंदर सिंह मैम हमें बताती हैं। अब यहाँ पर वे एक डेफिनेशन देती है रिनंसिएशन की। रिनंसिएंट्स वर दोज हु एडवोकेटेड गिविंग अप अटैचमेंट्स टू ऑल मटेरियल थिंग्स and social relations. The renunciants were referred to by various terms including paribhajakas, samanas and bhikkhus. So यहाँ पर हम देखेंगे कि renunciants की एक डेफिनेशन दी हुई है जिसके हिसाब से रिनंसिएंट्स कौन लोग होते थे? वो लोग होते थे जो कि जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल मतलब आपके पास मान लीजिए बंगलो है, कार है, आज के टाइम्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, मटेरियलिज्म के हिसाब से आज बंगलो है, आपके पास लंबोर्गिनी है, बड़े बड़े ज्वेलरीज है और बहुत सारे कार है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब मटेरियल थिंग्स में आता है। इसके अलावा जो सोशल रिलेशंस होती हैं उसमें आपके रिलेशनशिप आती है, जिसमें आपके मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप, आपकी वाइफ के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप है। तो रिनंसिएंट्स वो लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं इन सब चीज़ों को, जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो मटेरियल चीज़ों से हो या फिर सोशल रिलेशन से, इन सब से अपने अटैचमेंट्स जो हैं, अपने जो संबंध है वो तोड़ देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो इन सब को छोड़ के अपना जो ध्यान है वो कहीं और लगाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स है जो कि रिनंसिएंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि पहला है परिभजकास, जिसका मतलब होता है वंडरर्स, जो इधर उधर घूमते हैं, और ये संस्कृत के एक टर्म है परिव्रजकास, उससे डिराइव किया गया है। ये परिभजकास पाली का टर्म है। उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है समनास, ये संस्कृत के टर्म शमनास से डिराइव किया गया है। एंड इसका मतलब ये होता है कि जो सत्य की खोज में निकल पड़े या सत्य को जानने की कोशिश करे, यानी कि सच क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद आती है तीसरी टर्म भिक्खु। भिक्खु आया है, भिक्खु एक पाली का टर्म है अगेन, एंड ये संस्कृत के टर्म भिक्षु से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कि जो भिक्षा मांग के अपना लाइफ को स्पेंड करता है, अपने जीवन को जीता है। सो ये तीनों जो टर्म्स है, ये तीनों पाली टर्म्स हैं, और इन तीनों के ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलते हैं या इनके डेरिवेशन कहाँ से देखने को मिलते हैं, संस्कृत टर्म से। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझ लेने की जरूरत है कि अगर आप यूपीएससी या यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये टर्म्स के मीनिंग पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अब बात कर लेते हैं हमारे 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी के बारे में, जो कि आप सभी को हमने देखा था कि ये वो टाइम था जब महाजनपदास इमर्ज हो रहे थे, जब आयरन का इन्वेंशन, उसका यूज़ होना शुरू हो गया था, सिटीज़ आनी शुरू हो गई थी, एग्रीकल्चर सरप्लस आना शुरू हो गया था, सोशल क्लासेस आनी शुरू हो गई थी। एंड ये वही एज था जब बुद्धा और महावीरा भी आए थे, यानी कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का इमर्जेंस भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि 6th सेंचुरी और 5th सेंचुरी बीसी बहुत रिमार्केबल चेंजेस लेकर आती है इंडियन हिस्ट्री में।
इसके बारे में आप और जानने की कोशिश कीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैनल पर आपको 6th सेंचुरी बीसी और इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे उपिंदर सिंह के बुक पर बेस्ड। तो वो वीडियोस आप जरूर से देखिए टू एनरिच योर अंडरस्टैंडिंग। एंड अच्छा, ये चीज़ें हमने डिस्कस की किस तरह से 6th सेंचुरी एंड 5th सेंचुरी बीसी एज ऑफ बुद्धा एंड महावीरा मानी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ यही टीचर्स थे, यही वो गाइड्स थे जिन्होंने लोगों को एक तरह से इन्फ्लुएंस किया अपने आइडिया से? ऐसा नहीं है। उपिंदर सिंह मैम बताती हैं इनके अलावा भी बाकी ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने अपने आइडिया से इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि मखाली गोशाला, जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अजीता केसा कंबली, बिलाती पुत्ता, उनके बारे में भी हम, संजय बिलाती पुत्ता, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी फिलोसफर्स थे बुद्धा और महावीरा के अलावा, ये जितने भी फिलोसफर्स थे जिन्होंने बुद्धा और महावीरा के बताए हुए रास्ते को तो क्रिटिसाइज किया, उसको चैलेंज किया, साथ में वेदास को भी चैलेंज किया, और इन्होंने अपने खुद के नए रास्ते और अपनी नई फिलोसफीज के बारे में बात की। अब ये जो टीचर्स थे, ये टीचर्स मतलब आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर्स। आज के ट्रेडिशनल टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इन दैट सेंस आई एम ऑल्सो अ टीचर, बट आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल टीचर। ओके, सो ये स्पिरिचुअल टीचर थे जो कि अपने अपने हिसाब से जितनी भी लाइफ की मिस्ट्रीज हैं, लाइफ की मिस्ट्रीज जैसे कि हम लोग कौन है, हम लोग का जन्म क्यों हुआ, क्या रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, या फिर डेथ के बाद क्या होता है, या फिर हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, मतलब हम क्यों आए, क्योंकि इसके बाद तो डेथ होनी है, तो ये सब क्यों हो रहा है, और ये वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया, हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट यूनिवर्स, हु इज क्रिएटर ऑफ दैट पूरा ब्रह्मांड इन संसार किसने क्रिएट किया। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जैसे बुद्धा और महावीरा जी ने अपने अपने हिसाब से दिए थे। इनके अलावा जो बाकी नए टीचर्स थे जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए, आजीविकास में मखाली गोशाला हो गए, संजय बिलाती पुत्ता हो गए, ये थे, इन्होंने अपने अपने हिसाब से इसके आंसर्स दिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे, आजीविका फिलॉसफी। इस फिलॉसफी के फाउंडर थे मखाली गोशाला। इस फिलॉसफी के फाउंडर मखाली गोशाला थे, एंड उनको कभी कभी गोशाला मस्कारी कुत्ता भी बोला जाता है। पर आप याद रखेंगे कि आजीविका जो फिलॉसफी थी उसके फाउंडर मखाली गोशाला थे। अब ये जो इनकी डॉक्ट्राइन था या आजीविका की फिलॉसफी थी, इस फिलॉसफी के हिसाब से ये मानते थे कि सब कुछ नियति डिसाइड करती है। नियति मतलब फेट, यानी कि किस्मत, डेस्टिनी, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना वो सब ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ये बोलते हैं एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है जो जो आपकी लाइफ में हो रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में वही हो रहा है जो पहले से डिसाइडेड है, ना कि आप कुछ कर रहे हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये बोलते हैं आगे human actions have no impact on the future lives of the events। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप मान लीजिए आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, खुद को एलिजिबल बना लेते हैं खुद को, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने वो खुद से किया? देखिए, इस फिलॉसफी के हिसाब से आपने वो खुद से नहीं किया है, वो किस्मत में लिखा था आपके, इसलिए हुआ है, ऐसा ये फिलॉसफी मानती है। हो सकता है आप लोग इस फिलॉसफी से अग्री ना करें, लेकिन ये फिलॉसफी ये मानती है कि ऐसा जितना भी हमारी लाइफ में सब कुछ हो रहा है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिसाइडेड है, सब कुछ फेट यानी कि डेस्टिनी जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है। और हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड है। अब आप में से काफी लोग सोचेंगे ऐसा तो नहीं होता, और फिर एक डिबेट चलती है, किस्मत या फिर मेहनत, एक डिबेट चलती है अक्सर एस्पिरेंट्स में। चलिए अभी इतना समझ लेते हैं कि इनके हिसाब से तो है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे बोला, बहुत गहरी बातें फिलॉसफीज में हमें देखने को मिलती हैं, तो इनका बहुत गहरा मीनिंग रहा है ये सारी बातें करने का। इसके अलावा इन्होंने एक और आइडिया पर एम्फसाइज किया, वो है एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म मतलब जितने भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप खुद को एक पेनेंस की तरह, तपस्या की तरह आप सब कुछ त्याग देते हैं, आप फास्ट करते हैं, एक रिग्रेस प्रैक्टिस होती है ना फास्ट करना। नेकेड ये लोग हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये कपड़े नहीं पहनते थे, डिड नॉट डॉन एनी क्लॉथ्स, वंडरस थे, इधर उधर घूमते थे। तो इस तरह की चीज़ें आजीविकास करते थे। अब आप सभी के लिए एक क्रिटिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ वीडियो में, जो आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, कि किस तरह क्यों ऐसा लगता है आपको कि हालांकि ये तो मानते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, तो फिर ये एसेटिसिज्म को फॉलो क्यों कर रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ त्याग क्यों रहे हैं? इनको तो सब कुछ पाने की लालसा होनी चाहिए ना, इनको तो ये लगना चाहिए कि सब कुछ तो ईश्वर ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, तो फिर क्यों
इन सब चीज़ों के पीछे भागना और इन सब चीज मतलब क्यों फिर अपने आप को कष्ट देना, क्यों नहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करना, तो ये सब क्यों नहीं किया इन्होंने, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, ओके। पर मैं इसका आंसर अभी बता दूं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं वरना आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर ये है कि इनको ये लगता था कि हमारी लाइफ में दुख तो है और वो भी किस्मत पे पहले से लिखा है, तो क्यों ना उस दुख के लिए खुद को तैयार कर लें। तो तैयार करने का तरीका क्या होता है, फास्टिंग करना, अ, अपने आप को मतलब वो कष्ट देना ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। ये एक सोच थी इस आइडिया के पीछे। आगे बात करें तो आजीविका फिलॉसफी एक मेजर कॉम्पिटिटर बन के इमर्ज करती है कब, किसके किसके कॉम्पिटिटर बन के इमर्ज करी है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के। आप सभी ने बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा होगा बड़े अच्छे से, लेकिन इस फिलॉसफी को आपने इग्नोर कर दिया होगा। मैं नहीं चाहता आप इस फिलॉसफी को इग्नोर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। सो ये फिलॉसफी इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मौर्य पीरियड में हम देखेंगे कि बिंदुसार के टाइम पर आजीविका सेक्ट को पेट्रोनेज मिला। हालांकि ये धीरे 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 ग्रेजुअली इसका डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन मौर्य पीरियड जो था वो इनका एक ऐसा टाइम था जिसमें ये इनको सबसे ज़्यादा मतलब ग्रो करेगी, इनको सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला मौर्य पीरियड में, खासतौर से बिंदुसार के टाइम पे, जिन्होंने इनके लिए एक केव भी डेडिकेट की थी, कहाँ पर, बराबरा, जो कि बिहार में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी फिलोसफिकल सिस्टम की, लोकायत्स की। लोकायत्स के फाउंडर थे बृहस्पति, एंड लोकायत्स को चरवाकास भी बोलते हैं। ये एक मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी थी जो मेटीरियलिज्म में मानती थी। मेटीरियलिज्म का मतलब ये होता है जो स्पिरिचुअलिज्म को नहीं मानते, स्पिरिचुअलिज्म जिसमें रिनंसिएशन ये सब में नहीं मानते, वो मानते हैं कि अपनी लाइफ इंजॉय करो पूरा, यू नो, एंजॉय योर लाइफ, नथिंग इज, कुछ भी नहीं है लाइफ में, बस इंजॉय योर लाइफ, यू नो, अपनी सेंसरी एक्सपीरियंस को एनरिच करना, मतलब जो जो आपको अच्छा लग रहा है वो खाइए पीजिए घूमिए, सब कीजिए जो आप चाहते हैं। ऐसा लोकायत्स की फिलॉसफी है। यानी कि ऐसी फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी में हमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिस्टिक होती है, जो रिनंसिएशन की बात करती हैं, सब कुछ त्यागने की बात करती है ना, सेल्फ सेक्रीफाइस की बात करती हैं। लेकिन लोकायत्स ऐसा नहीं कह रहे हैं। लोकायत्स ऐसा लगता है कि ये यूरोपियन फिलॉसफी है, क्योंकि यूरोप में इस तरह की फिलॉसफी की बात होती है, मटेरियलिज्म की। हालांकि लोकायत्स इंडियन फिलॉसफी है, आप इसको डाउट मत कीजिएगा। लोकायत इंडियन फिलॉसफी है और ये आफ्टर लाइफ में, कर्मा में, लिबरेशन में, ये सब में विश्वास नहीं करते, इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। यानी कि इनके हिसाब से लाइफ के डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि आपके डेथ के बाद वापस से आपका पुनर्जन्म होगा, जैसा कई रिलीजन्स में और फिलॉसफीज में माना जाता है। ये मानते ऐसा नहीं होता है। साथ ही में कर्मा में भी नहीं मानते, ये नहीं मानते हैं कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। साथ ही में ये भी नहीं मानते हैं ये कि आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज को ये रिजेक्ट करते हैं। इस तरह से बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो भी तो काफी हद तक त्यागने की बात कर रहे थे, एस्केटिज्म की बात कर रहे थे और ये रिनंसिएशन की बात कर रहे थे। इनका जो मोस्टली एम्फसाइज होता है वो होता है एम्पेरिकल नॉलेज पे। एम्पेरिकल नॉलेज क्या होता है, देखिए, एम्पेरिकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हमें परसेप्शन से मिलती है। परसेप्शन मतलब हमारी सेंसेस से, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। ये 5 सेंसेस जो होती है ना ह्यूमंस के पास, इन 5 सेंसेस से हम लोग पता लगाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। तो लोकायत्स ये मानते हैं कि इन 5 सेंसेस से जो आप पता लगा पा रहे हैं वही सच है, इनसे जो नहीं पता लग पा रहा है वो सच नहीं है। साइंस भी ऐसा ही मानता है। साइंस भी तो एविडेंस इन्हीं चीज़ों पे मानता है, जो आपको दिख रहा है, जो आप सुन पा रहे हैं, जो आप बोल पा रहे हैं, मतलब टेस्ट कर पा रहे हैं। आपने देखा ना साइंस लैब में किस तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, मतलब वहाँ पे लिटमस पेपर का कलर बदलता है तो वो दिखता है हमें, या फिर कोई केमिकल में स्मेल आती है वो हमें हम उसको स्मेल कर सकते हैं। उसी तरह से एम्पेरिसिज्म का मतलब एक तरह से साइंटिफिक तरीका, जिसमें आप जो दिख पा रहा है, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसी पे मान रहे हैं। जबकि इंडियन फिलॉसफीज में अक्सर ऐसा नहीं होता। इंडियन फिलॉसफी तो वो मानती है कि जो नहीं दिख रहा है वो सच है और जो दिख रहा है वो तो माया है। सुना है ना आपने ये वाला आइडिया इंडियन फिलॉसफी में। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें मेटीरियलिज्म की, मेटीरियलिज्म इसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि मैटर ही एग्जिस्ट करता है और ये जो आत्मा है, जिसे कॉन्सियसनेस बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना, आत्मा, वो किसका बाय प्रोडक्ट है, वो मेटीरियल बॉडी का, यानी कि हमारे जो शरीर है ना, इसी में आत्मा वात्मा मतलब उस तरह से नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि चेतना है। चेतना भी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी, अगर बॉडी नहीं होगी तो चेतना नहीं होगी।
जबकि बाकी इंडियन फिलोसफीज मानती है नहीं नहीं, हमारी चेतना यानी कि आत्मा की वजह से ये सब है। बहुत बड़ा फर्क है इनके आइडियाज में और इंडियन फिलोसफी में। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये रिजेक्ट करते हैं सुपर नेचुरल चीजों को, यानी कि ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर जैसी कोई डिवाइन एजेंसी है जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया, कर्मा होता है, ये सब कर्मा को भी नहीं मानते, गॉड को भी नहीं मानते, आफ्टर लाइफ को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। सो ये इनकी फिलॉसफी है। एक और इनकी फिलॉसफी का हिस्सा है हेडोनिज्म, जिसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि बस अपनी लाइफ में इंजॉय करो, प्लेजर लो, इंजॉय करो, अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करो, आफ्टर लाइफ नहीं होती, रीबर्थ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब नहीं मानते इसको। साथ ही में स्केप्टिसिज्म में मानते हैं। स्केप्टिसिज्म मतलब जो ये सोचते हैं, जो क्रिटिकल हैं, जो जैसे वेदास में लिखा है ना कि वेदास में जो जो लिखा है तो ये वेदास को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको शक की नज़र से देखते हैं, बोलते हैं जो इसमें लिखा है वो सही नहीं है। बुद्धिज्म के साथ भी यही करता है। स्केप्टिसिस्ट वो लोग होते हैं जो हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल होते हैं हर चीज़ के लिए। ऐसे ही ये थे। अब बात कर लेते हैं अज्ञानास, जिन्हें अजनास भी आप बोल सकते हैं। इस फिलॉसफी के फाउंडर्स थे संजय बेलाती पुत्ता। इस फिलॉसफी में ऐसा माना, इस फिलॉसफी को रेडिकल स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। मतलब रेडिकल स्केप्टिसिज्म इसलिए, देखिए अभी तक हमने जो दो फिलॉसफीज पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा आजीविकास के बारे में, लोकायत के बारे में, ये वाली जो फिलॉसफी काफी अलग है। ये बोल रही है कि इनको कुछ नहीं मालूम है, मतलब सच्चाई क्या है, सच्चाई मतलब कि किसने यूनिवर्स बनाया, किसने हमें बनाया, ऐसे क्वेश्चंस मन में आते हैं ना, किसने यूनिवर्स को बनाया, किसने हमें बनाया, क्या आफ्टर लाइफ होती है या नहीं होती है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि आप ये कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि क्यों हो रहा है, ऐसा ये मानते हैं। तो इनको लगता है कि हम लोग इग्नोरेंट है, यानी कि इग्नोरेंस जो है ना, हम लोग सभी इग्नोरेंट है, हमें किसी को नहीं पता सच क्या है, जिसे अल्टीमेट रियलिटी आप बोल सकते हैं। किसी को नहीं पता अल्टीमेट रियलिटी क्या है। इसलिए ये, और ये खुद भी बोलते हैं कि इन्हें भी नहीं पता अल्टीमेट रियलिटी क्या है, यानी कि इन्हें भी नहीं पता सच क्या है, क्यों हम लोग आए, क्यों ब्रह्मांड बना, कैसे हुआ, ये सब नहीं मालूम इन्हें। और ये बोलते हैं ना ही दूसरों को मालूम। तो इस हिसाब से ये वेदास को भी क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं आपको कैसे पता। ये बुद्धिज्म को भी, जैनिज्म को भी क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं आपको कैसे पता। तो क्योंकि इनको लगता है कि ये पता लगाना, ये लिखा है ना यहाँ पे, नॉलेज अबाउट नेचर इज ईदर अनअटेनेबल, या तो आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि नेचर कैसे बना, क्यों आए, हम लोग क्यों हैं, क्या आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, ये सब, या तो ये पता लगा ही नहीं पाएंगे कभी। और अगर पता लगा लिया तो ये कोई फायदा नहीं है इसका, इन सारी चीजों का आपके लिए। तो ये फिलॉसफी काफी इंटरेस्टिंग है ना। एंड देखिए, क्योंकि ये फिलॉसफी दूसरों को बोल रही है कि आपको भी नहीं पता अल्टीमेट रियलिटी क्या है, लेकिन ये फिलॉसफी खुद भी नहीं जानती अल्टीमेट रियलिटी क्या है, बस ये मानती है कि अल्टीमेट रियलिटी कोई पता नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है रेडिकल स्केप्टिसिज्म, यानी कि इतने ज्यादा क्रिटिकल है ये, मतलब इनको तो लगता है कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे हम सच क्या है ना। तो इसलिए इनको रेडिकल स्केप्टिसिस्ट बोला जाता है, जिनको लगता है कि पता नहीं सब कैसे हुआ। ठीक है, तो ये मानते हैं कि ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स है जानना, ठीक है, चैलेंजिंग है काफी, इम्पॉसिबल सा है एक तरह से। हेट्रोडॉक्स स्कूल है ये। हेट्रोडॉक्स स्कूल का मतलब क्या होता है, नास्तिक आप बोल सकते हैं। नास्तिक उनको बोला जाता है जो वेदास को नहीं मानते। वेदास को देखिए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो वेदास के ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते थे उनको आस्तिक बोला जाता था, एंड जो नहीं एक्सेप्ट करते थे उनको नास्तिक बोला जाता था। तो ये नास्तिक स्कूल में आते हैं, वेदास को नहीं मानते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली वेदास को तो मानते ही नहीं है, लेकिन साथ ही में वेदास को मानते भी नहीं और क्वेश्चन करते हैं वेदास को, लेकिन साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने बताया ना भी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सबको क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं आपको किसी को नहीं मालूम, रहने दीजिए, आपको किसी को नहीं मालूम है अल्टीमेट रियलिटी क्या है। और हालांकि इन्हें खुद भी नहीं पता अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मतलब इस फिलॉसफी के मानने वालों को, उनको लगता है हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए अल्टीमेटली ये मानते हैं कि इग्नोरेंस एज अ वर्च्यू, यानी कि आपकी अज्ञानता ही आपका हथियार है, आपका गुण है, क्योंकि ये जानने में कुछ नहीं रखा कि संसार में हम क्यों आए, कैसे आए, ठीक है। सो ये सारी फिलॉसफीज थी जिसके बारे में उपिंदर सिंह मैम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करती हैं, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि इन सारी फिलॉसफी को अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हिस्ट्री बाय निखिल।